नमस्कार, द बोनस के प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली तमाम महत्वपूर्ण खबरें लेकर के हम ठीक 7 बजे पहुंच जाते हैं अपने स्टूडियो और खबरों के विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं द बोनस के संपादक अंशुमान तिवारी जी मुंबई स्टूडियो से। अंशुमान सर, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। धन्यवाद विपुल। तो अंशुमान सर के साथ विश्लेषण शुरू करें उससे पहले आपको फटाफट ये बता देते हैं कि आज मुख्य तौर पर किन खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं। कल की तरह आज भी मुख्य खबर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव को लेकर के है। साथ ही यूएस फेड के फैसले पर भी बातचीत होगी, लेकिन सबसे पहले सीसीआई के उस कदम पर बात करेंगे जिसके जरिए डीप अकाउंट और प्रेडेटरी प्राइसिंग पर लगाम की तैयारी हो रही है। जानेंगे कि सीसीआई ने ऐसा कौन सा कदम उठाया है इसके बाद हम बात करेंगे चावल को लेकर के। सरकार ने इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चावल का कोटा 2 गुने से ज़्यादा कर दिया है। अंशुमान सर से समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा आखिर में हुआ क्यों। रिजर्व बैंक इस साल सरकार को रिकॉर्ड तोड़ डिविडेंड दे सकता है। समझने की कोशिश करेंगे आखिर में कितना डिविडेंड होगा और रिजर्व बैंक ने कहाँ से इतनी कमाई की। सरकार ने स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की भी मंजूरी दे दी है। सरकार को आखिर में ऐसा क्यों करना पड़ा और इसका असर क्या होगा, इसके बारे में भी अंशुमान सर से विस्तार पूर्वक बातचीत होगी। इसके बाद अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के उस फैसले पर भी बात होगी जिसमें फेड रिजर्व ने ब्याज दर नहीं घटाने का फैसला लिया है। फेड के इस फैसले की वजह को भी समझने की कोशिश होगी और उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर चर्चा होगी। आज ही सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्षी दलों को जानकारी दी है। क्या कुछ सरकार की तरफ से बताया गया है और आगे क्या कुछ हो सकता है, इस पर भी डिटेल में अंशुमान सर से बातचीत होगी। लेकिन शुरुआत करेंगे सीसीआई से जुड़ी हुई खबर के साथ। प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि सीसीआई ने कंपनियों के प्रोडक्ट के उत्पादन की लागत के लिए नए नियम जारी किए हैं ताकि आसानी से ये समझा जा सके कि कंपनी को प्रोडक्ट तैयार करने में कितना खर्च आया है। कंपनियों की तरफ से प्रेडेटरी प्राइसिंग और ई कॉमर्स पर डीप डिस्काउंट पर लगाम लगाने के लिए सीसीआई ने ये कदम उठाया है। सर, सीसीआई की तरफ से जो नियम तय किए गए हैं आखिर में उसके मायने हैं क्या? आज की प्रमुख खबर है, हालांकि भारत पाकिस्तान के मोर्चे पर घटनाक्रम काफ़ी तेज है और हम विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे। कल रात के बाद गतिविधियां काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। शेयर बाजार पर भी हमको उसका असर दिख रहा है। जिस समय हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तब बाजार में तेज गिरावट है, लेकिन कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो फैसला आया है, ये भारत में डीप डिस्काउंट देने वाली कंपनियाँ या प्रेडेटरी प्राइसिंग करने वाली कंपनियाँ इनके लिए एक बेंचमार्क तय करेगा। प्रेडेटरी प्राइसिंग और डीप डिस्काउंट भारतीय कारोबार में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहे हैं, जहां कंपनियां अपनी कॉस्ट तेज़ी से घटाती हैं, उत्पाद कीमतें तेज़ी से घटाती हैं ताकि प्रतिस्पर्धा में उन्हें फ़ायदा मिल सके। सीसीआई ने इसके बारे में एक बड़ा रेगुलेशन जारी किया है, कंपटीशन कमीशन ने, जिसे रेगुलेशन 2025 कहा गया है, जिसमें कंपटीशन कमीशन ने उत्पादों की कॉस्ट को तय करने का पैमाना बताया है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो कंपनियां एक ही जैसे उत्पाद बनाती हैं और उन्हें उसकी कीमत तय करने के लिए किस तरीके के पैमाने का पालन करना चाहिए, इसे लेकर गफलत भी थी और पैमाने पुराने भी हो चुके थे। सीसीआई ने अपने इस विस्तृत आदेश में, नोटिफिकेशन में ये बताया है कि किस चीज़ को किस तरीके से कॉस्ट को कैलकुलेट किया जाएगा, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी और उस कॉस्ट के आधार पर कंपनी क्या कीमत तय कर सकती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ये जो पैमाने हैं ये सेक्टर एग्नोस्टिक हैं, यानी हर सेक्टर पर एक समान रूप से लागू होंगे। ऐसा नहीं कहा है सीसीआई ने कि एफएमसीजी पर हो या टेक्नोलॉजी उत्पादों पर हो, अलग अलग क्षेत्रों पर ये पैमाने लागू होंगे। इससे कई जो भ्रम थे परिभाषाओं को लेकर, लागत तय करने को लेकर, उनके दूर होने की संभावना है। और इसके बाद सीसीआई शायद प्रेडेटरी प्राइसिंग पर या कीमतों को एक सीमा से अधिक घटाकर बाजार हिस्सा हासिल करने की जो कोशिशें हैं, जिन्हें बाजार में अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कहा जाता है, उस पर सख्ती करेगी। जी। इस बीच चावल से एथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने चावल का सालाना कोटा 2 गुने से ज़्यादा कर दिया। चावल के कोटा को सालाना 24 लाख टन से बढ़ा करके 52 लाख टन कर दिया गया है। चावल से प्रति टन 470 लीटर इथेनॉल का उत्पादन किया जाता है। सर, चावल का कोटा बढ़ने से कितना इथेनॉल उत्पादन होगा और इससे कितनी सेविंग होगी?
सरकार को इस बार दिख रहा है कि खरीफ की फसल मानसून अच्छा है, पिछले साल का चावल का स्टॉक भी अच्छा है और इसलिए सरकार ने कोटे को 28 लाख टन से बढ़ाकर करीब करीब 52 लाख टन कर दिया। 250 करोड़ लीटर के आसपास एथेनॉल का उत्पादन होगा। 10,000 करोड़ की सरकार सब्सिडी देती है तेल कंपनियों को इस तरीके का एथेनॉल खरीदने के लिए। इस एथेनॉल की कीमत के बाद 5 से 6,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि एथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है कि एथेनॉल की ब्लेंडिंग की जाती है ईंधन के तेलों में, जिससे कि आयात पर निर्भरता घटती है। हालांकि एथेनॉल की ब्लेंडिंग के बाद भी आयात पर निर्भरता में बड़ा असर नहीं पड़ा है। भारत की कच्चे तेल के आयात के आंकड़े उतने उस तरीके की निर्भरता में कमी नहीं बताते, लेकिन फिर भी एथेनॉल के उत्पादन की बढ़ोतरी के लिए ये कदम महत्वपूर्ण है। और चूंकि भारत के पास चावल का स्टॉक ठीक ठाक है, निर्यात भी ठीक है, इसलिए एथेनॉल उत्पादन का कोटा बढ़ाए जाने का जोखिम लिया जा सकता है। जी, एनबीएफसी कंपनियां प्रस्तावित नए नियमों को लेकर के, नए लैंडिंग नियमों को लेकर के सहज नहीं लग रही हैं और नियमों पर अपने संगठन एफआईडीसी के जरिए रिजर्व बैंक को लिख सकती हैं। नए नियमों के तहत को लैंडिंग माध्यम से बांटे गए कर्ज पर अगर कोई कर्जदार कर्ज पर डिफॉल्ट करता है तो बैंक के साथ एनबीएफसी कंपनी को भी वो डिफॉल्ट रिपोर्ट करना होगा। साथ में दोनों को अपने एनपीए खाते में इसको दर्शाना भी होगा। सर, को लैंडिंग नियमों को लेकर के आखिर में दिक्कत है क्या? विपुल, सामान्य दिनों में काफ़ी महत्वपूर्ण खबर होने वाली थी और इसका असर हमें शायद शेयर बाजार में बैंकिंग और एनबीएफसी स्टॉक्स पर भी दिखता है, लेकिन चूंकि गतिविधियां दूसरी हैं। रिजर्व बैंक ने भारत में एनबीएफसी और बैंकों के जरिए दिए जा रहे कर्ज का पूरा ढांचा ही, पूरा स्वरूप ही बदल दिया है। आमतौर पर होता यह था कि बैंक एनबीएफसीज को पैसा देते थे और एनबीएफसीज आगे कर्ज देती थी। हमें पता है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां उन लोगों को कर्ज देती हैं जिनकी साख अच्छी नहीं है, क्रेडिट रेटिंग कमजोर है और उसके लिए वो ऊंचा ब्याज उनसे वसूलती हैं। को लैंडिंग नियमों के तहत आरबीआई ने तय कर दिया है कि अब बैंक और एनबीएफसी की जो लेंडिंग है वो मिलकर एक जगह कैलकुलेट की जाएगी, यानी दोनों एक साथ लोन डिसबर्स करेंगे। एनबीएफसी और बैंक दोनों की जिम्मेदारी होगी कि अगर लोन डिफॉल्ट होता है, एनपीए बनते हैं, तो दोनों को दिखाया जाए और इसलिए दोनों ही पक्ष इसका विरोध कर रहे हैं। बैंक इसका खासतौर पर विरोध कर रहे हैं क्योंकि बैंक एनबीएफसी को पैसा देते थे, आगे अगर कर्ज डिफॉल्ट होता तो उसकी जिम्मेदारी एनबीएफसी की होती थी और इसलिए दोनों ने अब आरबीआई से इस नियमों पर की समीक्षा करने के लिए कहा है। अगर ये नियम लागू होते हैं तो इससे भारत में एनपीए की गणना, बैंकों से एनबीएफसी को दिए जाने वाले कर्ज और डिफॉल्ट को लेकर जो मौजूदा परिदृश्य है उसमें बड़ा बदलाव होगा। जी, इधर रिजर्व बैंक की तरफ से सरकार को दिए जाने वाले सालाना डिविडेंड में इस साल जोरदार बढ़ोतरी की संभावना है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल आरबीआई की तरफ से सरकार को 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का डिविडेंड दिया जा सकता है, जो कि वित्त वर्ष 2023-24 में दिए गए डिविडेंड से लगभग 50% ज़्यादा होगा। 2023-24 में आरबीआई ने सरकार को 2.1 लाख करोड़ रुपए का डिविडेंड दिया था। सर, आखिर में इतना डिविडेंड बढ़ने की वजह जो है वो क्या हो सकती है, क्या है? विपुल जी, सरकार के लिए तो अच्छी खबर है। आरबीआई से डिविडेंड बढ़ने का मतलब होता है कि सरकार को राजकोषीय घाटा संतुलित करने में मदद मिलती है। पर रिजर्व बैंक की कमाई कहां से बढ़ी, ये दिलचस्प है जानना। अप्रैल से दिसंबर 2024 के दौरान मैं रिजर्व बैंक का आंकड़ा अपने सामने स्क्रीन पर खोलकर देख रहा हूं। आरबीआई की फॉरेन करेंसी एसेट्स में 40% की इनकम में बढ़ोतरी हुई है, करीब करीब $17 बिलियन के आसपास की बढ़ोतरी है पिछले साल की तुलना में। और इसलिए जो आरबीआई को अतिरिक्त आय फॉरेन करेंसी एसेट से हुई है, उसके कारण सरकार को दिए जाने वाले लाभांश में, डिविडेंड में ये बढ़ोतरी दिख रही है कि जो 2.1 लाख करोड़ से 3 लाख करोड़ के आसपास हो पाएगा। आमतौर पर आरबीआई की टोटल कमाई में फॉरेक्स की कमाई का हिस्सा 15% के आसपास होता है, जिसमें कि करेंसी मार्केट मैनेजमेंट है, डॉलर के ट्रांजैक्शंस हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड्स पर रिटर्न है और लिक्विडिटी के तमाम ऑपरेशंस हैं। उनसे जो आरबीआई को कमीशन मिलता है वो रिजर्व बैंक की कमाई होती। उस कमाई में जो फॉरेक्स ऑपरेशंस है और फॉरेन एसेट्स पर में निवेश है, उस पर कमाई का हिस्सा 15% है और इसमें खासी बढ़ोतरी हुई है और उसका फायदा सरकार को लाभांश के तौर पर मिलेगा। जी, एफएमसीजी कंपनी गोदरेज कंज्यूमर का मानना है कि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की मांग वापस लौटने में 12 से 18 महीने लग सकते हैं। कंपनी का यह मानना है कि महंगाई में कमी आने, बेहतर मानसून होने और अगले साल नए वित्त आयोग के लागू होने से एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ सकती है। उधर दूसरी एफएमसीजी कंपनी डाबर ने बुधवार को तिमाही नतीजे घोषित किए। कंपनी का मुनाफा 8% घट करके 320 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। सर, क्या कुछ कह रही है कांतार की रिपोर्ट एफएमसीजी डिमांड को लेकर के, और इस सेक्टर की रिकवरी में अभी
क्या वाकई में अभी 1.5 साल का वक्त लगेगा? क्या कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है सर आपको? विपुल जी, एफएमसीजी के लिए कतई अच्छी खबरें नहीं आ रही किसी जगह से। अगर आप कंपनियों के नतीजे देखें जो आ रहे हैं, अभी कुछ कंपनियों के नतीजे आए थे जिस पर हमने बोनस पॉइंट में चर्चा की थी। डाबर का रिजल्ट आज बता रहा है कि डिमांड में कमी आ रही, और कांतार की जो ताज़ी रिपोर्ट आई है वो इसे और रेखांकित करती है, इसे और स्थापित करती है कि भारतीय उपभोक्ताओं की परिस्थिति में, उनके जेब में, उनके किचन में, उनके घरों में क्या दिख रहा है, और इसके बहुत गहरे असर हैं भारत में मांग कम होने के। कांतार की रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में एफएमसीजी की जो वॉल्यूम सेल्स है वो 2023 के बाद स्लोएस्ट है, 3.5%, 3.5% के आसपास है। इसके साथ ये भी बताया था, क्योंकि एक साल पहले मार्केट में ग्रोथ करीब 5.5% के आसपास थी। रूरल मार्केट में सेल्स ग्रोथ तब भी 2.7% के आसपास है, लेकिन पिछले साल की तुलना में वो 6.3% से कम है। अर्बन एरिया में बहुत तेज गिरावट दिख रही है। अर्बन एरिया में लोगों की मांग में और ज़्यादा कमी दिखाई दे रही है। ज़्यादातर हाउस होल्ड या परिवार, कांतार की रिपोर्ट कहती है कि छोटी खरीद कर रहे हैं, बड़ी खरीद के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और इसलिए जो लोकल ब्रांड्स हैं उन्हें बाजार में पहुंचने का मौका मिल रहा है। चूँकि घरेलू ज़रूरतों पर, दैनिक ज़रूरतों पर खर्च करने के लिए लोगों की जेब में पैसे कम हैं, इनकम और कमाई में कमी दिख रही है, इसलिए इसका असर एफएमसीजी कंपनियों की मांग पर बना रह सकता है। दूसरा सवाल जो विपुल जी आपने पूछा, गोदरेज कंज्यूमर्स ने तो अपनी रिपोर्ट में कही दिया है आज की 13 से 18 महीने लगेगा, और इस हिसाब से हमें सोच रहे थे, यहाँ थोड़ा आकलन उद्योगों का और शेयर बाजार का बदलता हुआ दिख रहा है। ऐसा माना जा रहा था कि दिवाली के आसपास की तिमाही में विपुल जी थोड़ी डिमांड बढ़ती है एफएमसीजी की दिखाई देगी, पर गोदरेज कंज्यूमर्स ने जो गाइडेंस हमें दिया है उस हिसाब से तो फिर एफएमसीजी की मांग में रिकवरी में अभी 1 से 1.5 साल का समय लगेगा, यानी कम से कम 3 से 4 क्वार्टर लगेंगे। अगर 3 क्वार्टर लगते हैं तो फिर एफएमसीजी कंपनियों के अगले गाइडेंस उनके और ज़्यादा चिंताजनक हो सकते हैं, और इसका असर हमें स्टॉक प्राइसेस पर दिखेगा। और एफएमसीजी स्टॉक्स पिछले 5-6 महीने से स्वाभाविक रूप से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और एफएमसीजी की मांग घटना, उनके स्टॉक्स के रेट घटना भारत की जो कंजम्पशन की मार्केट की कहानी है ना, उसे थोड़ा चिंताजनक बनाता है। जी, इस बीच अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए रेगुलेटरी से मंजूरी मिल गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा के लिए स्टारलिंक को सरकार से लेटर ऑफ इंटेंट मिल गया है। कंपनी ने करीब 3 साल पहले भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए आवेदन किया था। सर, स्टारलिंक बदली हुई शर्तों के तहत क्या भारत में आएगी? जो बदली हुई शर्तें हैं उसके बाद स्टारलिंक को सोचना पड़ेगा। स्टारलिंक के पास करीब 7,000 एलईओ लोअर अर्थ ऑर्बिट्स हैं, ऑर्बिट सेटेलाइट्स हैं, जिनको बढ़ाकर 40,000 किया जाना है। सरकार ने जो 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी किया था, उसके बाद भारत में सैटेलाइट कनेक्टिविटी को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया गया था। पहला बड़ा बदलाव यह था कि सरकार के पास अधिकार था कि उसकी सिक्योरिटी एजेंसीज सैटेलाइट कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट कर सकती हैं, जो पहले नहीं था। दूसरी चीज़ ये कि उनको अपने डेटा सेंटर्स को लोकलाइज करना होगा, यानी जो सूचनाएँ उनके पास होंगी, भारत के फ़ोन नंबर्स होंगे, भारत की जानकारियाँ होंगी, उन्हें यहाँ रखना पड़ेगा। स्टारलिंक के लिए ऐसा करना मुश्किल होगा। स्टारलिंक पर की जब चर्चाएं शुरू हुई थी, उस दौरान ये बात चर्चा में आई थी कि उत्तर पूर्व के कुछ उग्रवादियों के पास स्टारलिंक के उपकरण पाए गए थे, और गृह मंत्रालय की तरफ से सूचनाएं हासिल करने की कोशिश की गई थी, पर स्टारलिंक ने उसे देने से मना कर दिया था। चूंकि स्टारलिंक अमेरिकी खुफिया विभाग के लिए, रक्षा विभाग के लिए बहुत तरीके की सैटेलाइट सेवाएं उपलब्ध कराता है और उनके व्यापक सतर्कता तंत्र का हिस्सा है। ऐसी स्थिति में इलॉन मस्क इन शर्तों पर भारत आएंगे, इस पे थोड़ा शक है। लेकिन कल भारत की तरफ से इस फैसले के बाद अब बाजार को इलॉन मस्क की प्रतिक्रिया का इंतजार है। जी, भारत और यूके के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत भारत में यूके से महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का इंपोर्ट बढ़ेगा। समझौते के तहत यूके 10% की डिस्काउंट ड्यूटी पर सालाना 22,000 महंगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का एक्सपोर्ट भारत कर सकेगा। हालांकि 22,000 की लिमिट के बाद ड्यूटी छूट लागू नहीं होगी। उधर दोनों देशों के बीच हुए इस एफटीए को लेकर के यूके में वहां की सरकार की आलोचना हो रही है। यूके के विपक्षी दल कह रहे हैं कि समझौते से ब्रिटिश वर्कर्स के हितों पर चोट पहुंचेगी। हालांकि प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। सर, यूके के अंदर जो विरोध देखने को मिल रहा है, कितना गंभीर दिखाई दे रहा है?
यही वो मुद्दा था जिस पर पिछली सरकार में, आपको याद होगा विपुल जी, ये संधि फंस गई थी, क्योंकि भारत की का यह मानना था कि भारतीय प्रोफेशनल्स को जो डबल कंट्रीब्यूशन एग्रीमेंट है उसके तहत लाना जाना चाहिए, ताकि उनको दोनों जगह अपनी सुरक्षा के लिए भुगतान ना करना पड़े। और ये ब्रिटेन की राजनीति का संवेदनशील मुद्दा है। ब्रिटेन ने विदेशी कर्मचारियों के डर के कारण ही ब्रेग्जिट किया था, ईयू से वापस निकले थे। बुनियादी मुद्दा ब्रिटेन में यही था कि यूरोप के अन्य हिस्सों से आने वाले लोग ब्रिटेन के लोगों की नौकरियां ले रहे हैं, और कंजर्वेटिव्स ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया, और उसके बाद ब्रेग्जिट हुआ, और ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से बाहर निकल आया। ये नई डील इस मुद्दे को फिर से जिंदा करती दिख रही है। ब्रिटेन से जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, हालांकि प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने इसे नकारा है, लेकिन जिस तरीके की खबरें आ रही हैं उसमें कंजर्वेटिव, लिबरल डेमोक्रेटिक्स ने ये कहा है कि इससे इंडियन वर्कर्स चीप हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे, कम मजदूरी पर ब्रिटिश कंपनियों में काम कर सकेंगे, उनके वेतन कम होंगे, और जिसका सीधा असर ब्रिटिश कर्मचारियों पर या ब्रिटेन के लोगों पर पड़ेगा। भारत सरकार ने इसको अपनी बड़ी जीत बताया था। हमने विस्तार से कल इस पर चर्चा की थी कि भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है इस FTA का यह फैसला, लेकिन UK की राजनीति में ये मामला उलझता दिख रहा है। लेबर की सरकार ने इस पर टफ स्टैंड लिया है। आने वाले समय में परिस्थितियां किस तरफ जाती हैं हमें इसे देखना होगा, क्योंकि लेबर का ये कहना है कि इस तरीके की संधियां दुनिया के 50 देश कर रहे हैं, तो इसलिए ब्रिटेन के लिए ऐसा करना कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है। महंगाई, अमेरिका में महंगाई लौटने की आशंका और टैरिफ की वजह से बढ़ी अनिश्चितता को देखते हुए वहाँ के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया और ब्याज दरों को 4.25 से 4.5% पर स्थिर रखा है। फेड चेयरमैन जेरोम पावेल ने कहा कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बढ़ी अनिश्चितता को देखते हुए उन्हें ब्याज दरों में कटौती की जल्दबाजी नहीं है। सर, यूएस फेड ने ब्याज दरों में कटौती फिर से टाल दी, और वहाँ पर क्या स्टैगफ्लेशन का खतरा आपको कितना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है? यह कल की एक महत्वपूर्ण खबर थी, और यूएस फेड ने ब्याज दरों में कटौती को टाल दिया, पॉज कर दिया। बाजार इसे स्वीकार कर रहा था और इसकी अपेक्षा भी थी बाजार को, लेकिन इसके साथ फेडरल रिजर्व ने अमेरिका में स्टैगफ्लेशन की चेतावनी दी। स्टैगफ्लेशन का मतलब आर्थिक सुस्ती भी और महंगाई भी, और ये अर्थव्यवस्था के लिए सबसे जहरीली जोड़ी होती है, क्योंकि इससे ना तो ग्रोथ आती है और महंगाई और लागत बढ़ती है। चूंकि अमेरिका को कुछ पुराने ऐतिहासिक स्टैगफ्लेशन के अनुभव हैं 1970 के, इसलिए स्टैगफ्लेशन शब्द अमेरिकी अर्थव्यवस्था में काफ़ी खौफ के साथ, के साथ देखा जाता है। जो मौजूदा परिदृश्य दिख रहा है उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं कि अमेरिका में स्टैगफ्लेशन का खतरा कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, क्योंकि उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। डेटा पॉइंट के जरिए हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। स्टैगफ्लेशन का रिस्क 2025 के मध्य तक महंगाई 2.3% बढ़ सकती है, कोर महंगाई 4% तक पहुंच सकती है, ऊंची कीमतों से निवेश और खपत कम है। एयरलाइन कंपनी डेल्टा और यूनाइटेड ने मांग कम होने की चेतावनी दी है। इस खबर को इस संदर्भ से समझने की कोशिश करिए कि सरप्राइजिंगली अमेरिका में पिछली तिमाही में ग्रोथ दर कॉन्ट्रैक्ट कर गई थी, निगेटिव हो गई थी। ऐसी स्थिति में बढ़ती महंगाई स्टैगफ्लेशन का शुरुआती संकेत है। अगर आप फूड चेन चिपोटले की बिक्री देखें तो 2020 के बाद पहली बार गिरी है, और जैसा हमने बताया कि पहले क्वार्टर में 2025 में GDP 0.3% कम हो गई है। ये दोनों मिलकर स्टैगफ्लेशन का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि और यही बात फेडरल रिजर्व ने अपने फैसले में कहने की कोशिश की। जैसा हमने संकेत दिया, 1970 में तेल संकट और नीतिगत गलतियों से महंगाई और 10% की महंगाई थी, बेरोजगारी 9% थी, और इसे देखते हुए फेड बेहद सख्त स्थिति में है। पर फेड की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है विपुल जी, किसी भी सेंट्रल बैंक की सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि वो अगर ब्याज दरें कम करेगा तो महंगाई बढ़ेगी, और अगर दरें नहीं बढ़ाएगा तो अर्थव्यवस्था की विकास दर धीमी होगी। और इसलिए कल फेड की पॉलिसी में जेरोम पावेल के स्टेटमेंट में हमें उनकी ये दुविधा खुलकर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी, क्योंकि हमेशा फेडरल बैंक्स के लिए महंगाई को और ग्रोथ को, दोनों को अलग अलग संभालना तो आसान होता है, पर जब बढ़ती महंगाई और ग्रोथ में गिरावट एक साथ आती है तो फिर फेडरल बैंक उलझन में फंस जाते हैं, और अमेरिका में वैसी ही कुछ अनिश्चितता बनती हमें दिख रही है। जी, टैरिफ पर अमेरिका और चीन के बीच बातचीत से पहले चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। साथ में ब्याज दरों में कटौती भी की। चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था में राहत पैकेज के तौर पर 139 अरब डॉलर झोंकने की योजना बनाई है। इसमें से आधी रकम तो उपभोक्ता खपत बढ़ाने और बुजुर्गों की देखभाल में इस्तेमाल की जाएगी। सर, चीन किस तरह की तैयारी में दिखाई दे रहा है?
चीन ने ये पैकेज अमेरिका के साथ बातचीत की पहली बार बातचीत की शुरुआत से पहले घोषित किया और इसके कई अर्थ हैं, बाजार इसे अलग अलग तरीके से पढ़ रहा है। स्विट्जरलैंड में अमेरिका और चीन के बीच ताजे ट्रेड वार के बाद बातचीत शुरू होनी है, जो कि पहला शुभ संकेत है, जिसे दुनिया ने एक अच्छी खबर के तौर पर लिया है। पर चीन के प्रेक्षक, चीन के नेगोशिएटर और वार्ताकार महसूस कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बातचीत लंबी चलेगी और ड्रैग होगी, क्योंकि टैरिफ और चीन डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक साख का, राजनीतिक व्यवस्था का आधार हैं और चीन से आयात को महंगा करके और चीन से आयात को सीमित करके डोनाल्ड ट्रंप अपने यहाँ उत्पादन गतिविधियाँ बनाना चाहते हैं। इसलिए बातचीत से जाने से पहले चीन ने बेहद राजनीतिक तौर पर इस नए पैकेज की घोषणा की, जिससे उपभोक्ता बाजार को लंबे समय तक वार्ताओं के लिए तैयार किया जा सके। तात्कालिक तौर पर अमेरिका और चीन के बीच समझौता होने की गुंजाइश नहीं दिख रही है, हालांकि तनाव पिघलने की उम्मीद दिख रही है। दूसरी चीज़ है कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था को इस बात के लिए भी तैयार कर रहा है कि अमेरिकी बाजार में पूरी तरह जीरो टैरिफ लौटने की गुंजाइश नहीं दिखती है डोनाल्ड ट्रंप के तहत। कुछ उत्पादों पर डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ घटाएंगे जो 145% हैं, पर कुछ चीनी सामानों पर अमेरिकी बाजार में ऊंचे टैरिफ बने रह सकते हैं कम से कम अगले 3 साल तक, जब तक कि अमेरिका में नए चुनाव नहीं हो जाते। ऐसी परिस्थिति में चीन अपनी अर्थव्यवस्था को नया इंजन देके, नए विटामिन देके और बैंकों को कैपिटलाइज करके उन्हें पैसा देकर इस लंबी खींचतान के लिए तैयार कर रहा है। जी, अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। पहलगाम के आतंकी हमले के जवाब में भारत की तरफ से पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हुए हमले के बाद दोनों देशों में तनाव बढ़ गया है। सिंधु जल समझौते के रद्द होने की वजह से पाकिस्तान पहले ही बौखलाया हुआ था और अब भारत के मिसाइल हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि दोनों देशों के बीच अब तनाव लंबा चल सकता है। इस बीच गुरुवार को सरकार की तरफ से भारत की कार्रवाई के बारे में देश के सभी राजनीतिक दलों को जानकारी दी गई। सर, सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक में क्या कुछ बताया गया और लेटेस्ट अपडेट आपके पास इस समय क्या निकल के आ रही है? भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का पारा कल से ज़्यादा है और इसलिए हम लगातार इसे क्रमशः आपको बता रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि कितना जोखिम है और कितना संयम है। वो संयम और जोखिम का संतुलन आज थोड़ा जोखिम बढ़ने की तरफ जाता हुआ हमें दिखाई दिया। सर्वदलीय बैठक में सरकार ने विपक्षी दलों को ये बताया कि क्या गतिविधियाँ हैं पूरी सीमाओं पर, किस तरीके की संभावनाएँ बनती दिखाई दे रही हैं। संकेतों में, आधिकारिक रूप से तो संकेतों में नहीं, लेकिन संकेतों में यह कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने किसी तरीके की प्रतिक्रिया की, एस्केलेट किया, तो भारत पूरी मजबूती से जवाब देने की तैयारी कर रहा है। और विपुल जी, उस तैयारी के संकेत हमें आज सुबह से मिलने शुरू हो गए थे। जो घटना हुई कल शाम को, उसको हम उसमें बाद में आते हैं, उसके संकेत हमें ऐसे मिलने शुरू हो गए कि हमने बॉर्डर के इलाकों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई, गाँवों से लोगों को हटाने की व्यवस्था शुरू हो गई। देश के सारे एयरपोर्ट, देश के प्रमुख 16 एयरपोर्ट और उड़ानें तो कल ही बंद कर दी गई थी। पाकिस्तान के एयर स्पेस को खाली करने के लिए विदेशी एयरलाइंस ने भी फैसला कर लिया था। इधर जम्मू कश्मीर की सीमा पर गोलीबारी चल रही है, जिसमें मौतें भी हुई हैं, जो भारत सरकार लगातार उस पर निगाह रख रही है। पहली जो बड़ी घटना हुई, जिस घटना को आज दोपहर में सरकार ने स्वीकार किया, वो ये था कि पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल बॉर्डर से हमले की कोशिश की गई। और इसमें सबसे संवेदनशील बात क्या है, जहां से एस्केलेशन का बढ़ने का खतरा हमें दिखाई दे रहा है, वो ये है कि भारत के पक्ष की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले की जो रात की कार्रवाई थी ऑपरेशन सिंदूर में, उसमें भारत की तरफ से स्पष्ट रूप से कहा गया था कि किसी सैन्य ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि पाकिस्तान में जो आतंकवाद के मॉड्यूल्स और अड्डे हैं उन पर भारत की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक्स की गई थी। आज भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ने जो हमले किए हैं वो सैन्य ठिकानों को निशाने बनाकर किए गए। हालांकि भारत के डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के उन हमलों को नाकाम कर दिया है। ये वस्तुस्थिति है। तो पूरी पश्चिमी सीमा पर गुजरात से लेकर पंजाब तक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर और ऊपर एलओसी के हिस्से में तनाव चरम पर है। तैयारियां भारत के भीतर काफ़ी गहरी हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से, कुछ अप्रत्यक्ष रूप से हैं। और ये वो तनाव बढ़ने का संकेत है जिसका असर हमें आज बाजार पर दिखाई दिया कि बाजार अंत में आकर विक्स हमें करीब 20% से ऊपर बढ़ता दिखाई दिया और दोनों इंडेक्स गिरे, जिसके बारे में विपुल जी आपको बेहतर बता सकते हैं। बिल्कुल सर, आज हमने देखा कि
एकदम से जैसे खबर आई सरकार की तरफ से और उसके बाद से तनाव बढ़ने की वजह से हमने देखा कि 140 अंक नीचे जो है निफ्टी गिर करके बंद हुआ। और ये सिर्फ 140 अंकों की जो गिरावट हो सकता है उतनी बड़ी दिखाई ना दे, लेकिन जब आप इसे एडवांस डिक्लाइन रेशियो के हिसाब से देखेंगे, सुबह से बाजार रेंज में था और तब हम देख रहे थे एडवांसेस काफ़ी ज़्यादा थे, और जब बाजार बंद हुआ तब 2000 से ज़्यादा शेयर जो है 80 पर गिर करके बंद हुए और महज 800 शेयरों में जो है मजबूती देखने को मिली। ये दिखाता है कि मिड कैप स्मॉल कैप की जो पिटाई हुई है, ओवरऑल बाजार की ब्रेथ जो है वो काफ़ी हद तक कमज़ोर होती हुई दिखाई दी है। लेकिन सर सवाल यहाँ पर अब ये होता है कि अगर ये एस्केलेशन बढ़ता है, पाकिस्तान की तरफ से भी अब जवाबी कार्रवाई आती है, तो भारत पाकिस्तान के बीच अब तनाव को लेकर के क्या स्थिति होगी, और अब क्या यहाँ से बाजार के लिए भी स्थिति और ज़्यादा मतलब यहाँ से और ज़्यादा दबाव और ज़्यादा गिरावट हम एक्सपेक्ट करें, जिस तरीके से जो है एस्केलेशन बढ़ रहा है दोनों देशों के बीच? विपुल, बाजार की जो आखिरी मौके पर गिरावट थी और जो बाजार की प्रतिक्रिया थी, वो दो चीज़ें पढ़ने की कोशिश कर रही है और हम वो दो चीज़ें आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे कि बाजार दरअसल आज के घटनाक्रम में भारत की तरफ से ये कहा जाना कि पाकिस्तान भारत के सैन्य ठिकानों पर को निशाना बना रहा है, और दूसरी तरफ भारत की तरफ से किसी बड़ी एस्केलेशन की स्थिति में जवाब देने की तैयारियों के जो संकेत मिले हैं, बड़ी तैयारियों के संकेत मिले, बाजार उसे कैसे पढ़ रहा है। मुझे बाजार की गिरावट में एक चीज ने सरप्राइज किया, वो विक्स की बढ़ोतरी थी। अचानक विक्स 20% से ऊपर निकल गया, और आमतौर पर वॉलेटिलिटी इंडेक्स इतने कम समय में अगर इतनी तेजी से बढ़ता है तो इसका मतलब है कि बाजार को यह तनाव आगे बढ़ने या बात बढ़ने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। दो सिनेरियो हैं जिन्हें बाजार विशेषज्ञ प्रेक्षक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा परिस्थितियों में दो तरह से चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं अगर बात बढ़ती है तो, और अगर शांति की तरफ जाती है तो सबके लिए स्वाभाविक बात है। लेकिन पहली चीज़ है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीमित संघर्ष हुआ, जब हम सीमित संघर्ष की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब यह है कि आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले फिर किए जाएं भारत की तरफ से, एलओसी पर गोलीबारी जारी रहे, छोटी छोटी झड़प होती रहे, कूटनीतिक तनाव लंबे समय तक चलता रहे, व्यापार अस्थायी रूप से लंबे समय तक बंद रहे। ये उस सीमित मिनी संघर्ष की स्थिति है। ऐसी स्थिति में भारत के जीडीपी पर प्रभाव नगण्य होगा, तात्कालिक तौर पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं होगा। रक्षा खर्च भारत को बढ़ाना पड़ेगा जिसका असर आपको फिस्कल डेफिसिट पर दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में निफ्टी और सेंसेक्स में 3 से 7% की गिरावट होगी। देखिए बाजार में आज हमें उसका संकेत दिखाई दे रहा है, लेकिन हफ्तों में रिकवरी भी हो जाएगी, तेजी से रिकवरी होगी। हाँ, फल सब्जी कमोडिटीज का व्यापार प्रभावित होगा। पाकिस्तान पर इस सीमित संघर्ष का गहरा असर होगा। आईएमएफ की सहायता फंस सकती है, एफएटीएफ ने पहले से ही रेटिंग में मुश्किल कर रखी है। आज कराची का मार्केट करीब 10% गिरा, विदेशी निवेशक जो थोड़े बहुत पाकिस्तान में थे वो निकल सकते हैं। दूसरा ये कि इस लंबे कूटनीतिक तनाव और व्यापार और आपूर्ति की समस्याओं के कारण पाकिस्तान में दवाओं और रसायनों की कमी हो सकती है और महंगाई वहाँ पहले से ऊपर है, वो खाद्य महंगाई बढ़ सकती है। तो पहला सिनेरियो है सीमित छोटी झड़प छोटे संघर्ष का जी। अब दूसरे सिनेरियो पे बात करें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर। दूसरा सिनेरियो विपुल जी ये है कि भारत और पाकिस्तान में लंबा संघर्ष चलने की संभावना, जिसे हम आप पूर्ण युद्ध ना कहें लेकिन एक लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की गणना जो अंदर से की जा रही है, जो सूत्र में बता रहे हैं, सैन्य ठिकानों पर, जहां भारत और पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमले शुरू कर दें, जिसका संकेत आज मिला। और इसलिए फिर मैं कह रहा हूं बाजार ने इसे समझने की कोशिश की कि भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के मिलिट्री स्टेब्लिशमेंट को टारगेट करने शुरू करें, जिसमें हवाई और जमीनी हमले हों। ऐसी स्थिति में प्रमुख बंदरगाहों और व्यापार मार्गों की नाकाबंदी हो जाएगी, इसके संकेत हैं। और नाकाबंदी का मतलब है कि अरब सागर से आने वाले ट्रैफिक पर असर पड़ेगा। बैंकों, बिजली ग्रिड पर साइबर हमले और इस तरीके के खतरे हमें दिखाई देंगे। और इसलिए आपको याद होगा 2 दिन पहले भारत सरकार ने साइबर सिक्योरिटी को लेकर और बैंक और बिजली ग्रिड की सुरक्षा को लेकर कई सारे फैसले किए हैं। भारत पर इसका आर्थिक असर होगा, रक्षा खर्च बढ़ेगा, सप्लाईज टूटेंगी, जीडीपी में करीब 1% की, बल्कि अगर थोड़ा लंबा चला तो 1.5% तक की कमी हो सकती है। ग्रामीण मांग पर असर पड़ेगा। निफ्टी में 10 से 15% की गिरावट की संभावना है, जो संकेत दिख रहे हैं। पीएसयू, ऑटो, बैंक उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि अरब सागर, जहां से भारत का अधिकांश तेल आपूर्ति होती है, वहां अगर नौसैनिक गतिविधियां बढ़ती हैं तो फिर वहां से कच्चे तेल की सप्लाई में पे असर पड़ेगा, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। गोल्ड का इंपोर्ट बढ़ने की संभावना है जी।
पाकिस्तान पर इसका क्या, जी बताइए। जी नहीं, मैं वही समझना चाह रहा था सर, आप पाकिस्तान की बात कंप्लीट करें तो मैं यही जानना चाह रहा था कि भारत की योजनाओं और बाकी योजनाओं को अगर ये चीज़ें लंबी चलती हैं, एस्केलेट होती है, तो क्या असर देखने को मिल सकता है? पाकिस्तान पर 2% जीडीपी पर 2% का असर होगा, जो हमारा आकलन बता रहा है, जो हमने देखा है। पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में करीब 20 से 30% की गिरावट आ सकती है। इंपोर्ट तो रुकेगा ही, सामान और ईंधन की कमी होगी। दुनिया भर पर लंबे चल, क्योंकि छोटे तनाव का विपुल जी उतना खतरा नहीं, पर ये अगर तनाव लंबा चलता है, संघर्ष ज़्यादा चलता है, तो फिर जो महत्वपूर्ण चीज़ें समझना है वो ये है कि क्रूड महंगा हो सकता है, क्योंकि जो स्ट्रेट हॉर्मुज है उसमें गतिविधियां तेल की आपूर्ति की रुकेंगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर कूटनीतिक गतिविधियां दूसरे तरह से चलेंगी। मैं आपका सवाल लेता हूं। जी सर, अब मेरा सवाल वही था सर कि अब मिडिल मध्य एशिया के अंदर भारत की जो बाकी योजनाएं चल रही हैं, जो अन्य योजनाएं हैं, उस पर कितना असर होगा जो अगर ये तनाव लंबा चलता है? और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल कि आपका अनुभव क्या कहता है सर, अभी तक जो 2 दिन में चीज़ें चल रही हैं, किस बात की संभावना है? क्या ये मामला 1 हफ्ते के अंदर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है कि ये चीज़ें अभी लंबी खिंचती हुई दिखाई दे रही हैं? आज का जो घटनाक्रम रहा उसको देख करके इंडिकेशन, इशारे क्या मिल रहे हैं? विपुल जी, जो हमने दोनों सिनेरियो भी डिस्कस किए, वो दोनों सिनेरियो इन्हीं संभावनाओं की, जो संभावनाएं भारत के रक्षा विशेषज्ञ, सरकार और अंदर चर्चाओं में हैं, ये इन्हीं दोनों विकल्पों पर चर्चा चल रही है, क्योंकि यही दोनों परिस्थितियां हैं जो आने वाले समय में बन सकती हैं। फिलहाल अगर आज का घटनाक्रम एस्केलेट होता है, जहां भारत की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है, तो फिर दूसरे सिनेरियो की परिस्थिति बनती दिख रही है। और अगर ऐसा नहीं है और पाकिस्तान इसे डिनाई करता है और पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ी एस्केलेटरी कार्रवाई नहीं होती है, तो भी व्यापार और बाकी चीजें तो लंबे समय तक रुकी रहेंगी, लेकिन चीजों को ठंडा करने की कोशिश की जाएगी। यह भी देखना होगा कि अगर भारत और यह भी महत्वपूर्ण है जानना बाजार की दृष्टि से कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अगर लंबा खिंचता है, तो अभी दुनिया की सारी जो प्रमुख ताकतें हैं वो विपुल जी तटस्थ है। अमेरिका ने उम्मीद की कि जल्दी खत्म हो जाएगा, चाइना ने समर्थन भी किया, पर इस कार्रवाई पे चिंता जताई। इसके बाद परिस्थितियां थोड़ी बदलेंगी, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव या हमले लंबे बढ़े, तो चीन की एसेट्स हैं पाकिस्तान में, उन पर असर पड़ेगा। चीन इसका रुख कैसे ले सकता है, अमेरिका आने वाले समय में कैसे परिस्थिति करेगा, और पूरे मध्य एशिया के में जो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तापी का प्रोजेक्ट है, भारत का एक प्रोजेक्ट है INCTC, ट्रांस अफगान रेलवे, जो मध्य एशिया काफ़ी एक्टिव है परियोजनाओं में निवेश पर, उन पर क्या असर पड़ेगा और उसे कैसे देखा जाएगा। यहाँ हमें चीन की गतिविधियों पर को करीब से समझना होगा कि चीन कैसे इस पूरी गतिविधियों में, क्योंकि मध्य एशिया में चीन की सक्रियता काफ़ी ज़्यादा है, ये देखना होगा। और मध्य एशिया में भी उग्रवाद बढ़ने का खतरा है। ये सिनेरियो हमें पिछले 2 दिन के घटनाक्रम से हमें दिखाई दे रहा है। क्षेत्रीय ध्रुवीकरण कैसे होगा, ये भी देखने की बात होगी। खासतौर पर चाबहार को लेकर काफ़ी चिंता है, क्योंकि चाबहार बंदरगाह में भारत की भी काफ़ी स्टेक्स थी, तो इनको कैसे किया जाएगा। एक संभावना और बनती दिख रही है कि कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान से जो भारत में यूरेनियम का इंपोर्ट होता है, उस पर भी आने वाले समय में असर पड़ता है। अगर हम दूसरे सिनेरियो पर बात करते हैं, दूसरी जो विकल्प बनता दिख रहा है। जी, अब सर कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए जब बाज़ार बंद होते चूँकि ज़्यादा अपडेट्स आई और बाज़ार के पास शायद उतना मौका नहीं मिला, शायद हो सकता है गिरावट आज और ज़्यादा बढ़ती अगर बाज़ार खुला होता तो। लेकिन क्या हम मान के चलें कि निवेशकों को थोड़ा और अलर्ट होने की आवश्यकता है? चलते चलते कुछ कहना चाहेंगे इस समय जो तमाम निवेशक बाज़ार में रात में आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं उनसे? देखिए, आज के घटनाक्रम के हिसाब से स्वाभाविक बात है कि हमें और ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है बाजार के निवेशकों को, क्योंकि जो जाते जाते आज हुआ है उसमें भारत ने रुक कर सुबह की घटना पर दोपहर में जो प्रतिक्रिया दी है, उसके बाद ही हमने आपसे ये सिनेरियो, ये विकल्प डिस्कस किए हैं, जो शायद भारत और पाकिस्तान के आने वाले तनाव की तरफ इशारा करेंगे। तो कल बाजार इसे कैसे रिएक्ट करता है, क्या भारत और पाकिस्तान अगले 24 घंटे के भीतर तनाव को कम करने की कोशिश करते हैं, या बात बढ़ जाती है, बात आगे बढ़ती है, ये जानना हम लोगों के नियंत्रण में नहीं है। लेकिन जो परिस्थितियां हैं उसमें चीज़ें प्रतिपल बदल रही हैं, घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, इसलिए निवेशकों के लिए सतर्क रहने की ज़रूरत है। आज की रात में जो गतिविधियां होंगी
बॉर्डर पर 2-3 महत्वपूर्ण फ्लैश पॉइंट हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर से पाकिस्तान का इस तरफ रॉकेट चलाना, जम्मू कश्मीर के हिस्सों में काफ़ी तेज और भारी गोलीबारी और भारत की तरफ से दी जाने वाली प्रतिक्रिया, इन पर हमारी निगाहें रहेंगी और हम कल फिर विस्तार से आपको के पास नई गतिविधियों के साथ लेकर आएंगे। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़रूरी है। बिल्कुल, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। अंशुमान सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू आपका आज की इस चर्चा में जुड़ करके तमाम खबरों का विस्तारपूर्वक विश्लेषण करने के लिए। तो निगाहें हमारी लगातार जो तमाम अपडेट्स बॉर्डर से निकल के आ रही हैं उस पर रहेंगी। जैसे जैसे वहाँ पर कोई डेवलपमेंट होगा हम कोशिश करेंगे कि हमारे वेबसाइट के माध्यम से आपको हम अलर्ट करते रहें। हमारे सोशल मीडिया को फॉलो कीजिए, हमारी वेबसाइट पर नज़र बना करके चलिए, ताकि जो भी रात बिरात कोई नई अगर बड़ी अपडेट आती है तो उस खबर को और उसके असर को हम आपको बताते रहेंगे। तो लगातार बोनस के साथ बने रहिए। मुझे फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।